वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 253 है। यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 253 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिट है एक, ठीक है, ये वही रिट है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निकाल सकते हैं केवल मानव अधिकारों की रक्षा के लिए। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको हैबियस कॉर्पस। तो इस रिट के आधार पर न्यायालय निरुद्ध व्यक्ति को उसके निरोध की वैधता की जांच करने के लिए उसके समक्ष लाने का निर्देश देता है और इसे केवल सार्वजनिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ये केवल वाले स्टेटमेंट गलती हो जाते हैं अधिकतर, तो यहाँ भी गलती है, केवल पहला ही वाला करेक्ट है इसमें। तो वंदे प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है सशरीर होना, ठीक है, यानी इस रिट का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति को रिहा करने के लिए किया जाता है जिसे गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया है या कैद किया गया है, और इस रिट के आधार पर न्यायालय निरुद्ध व्यक्ति को निरोध की वैधता की जांच करने के लिए अपने समक्ष लाने का निर्देश देता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ठीक है। निरोध यानी उसको बंदी बना लेना, अंकुश लगा देना किसी पर। देखिए, यदि न्यायालय का निष्कर्ष है कि निरोध अवैध है तो उस व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का निर्देश जो है देता है न्यायालय। अच्छा, अवैध हिरासत की परिस्थितियां कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिए, निरोध निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया गया था। उदाहरण के लिए, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। उस व्यक्ति को तब गिरफ्तार किया गया जब उसने किसी कानून का उल्लंघन ही नहीं किया। असंवैधानिक कानून के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई। देखिए, यह जो रिट है हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा, स्वयं, उसके रिश्तेदारों के द्वारा या उसके परिजनों के द्वारा या उसके मित्रों के द्वारा, ठीक है, कोई भी दायर कर सकता है और इसे सार्वजनिक प्राधिकरणों और व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है और पहला वाला करेक्ट है। ये नंबर इस पर कॉल है, व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। यह भी पॉलिटी का प्रश्न है। भारतीय संविधान में आरक्षण के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। यही संविधान धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, और यही संविधान समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। यानी एससीज और एसटी समुदाय के लिए बात हो रही है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए बात हो रही है, और ओबीसी समुदाय के लिए बात हो रही है। कौन सा इसमें करेक्ट है? भारत का संविधान केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। ना इसमें धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और ना ही इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सॉरी, ईडब्ल्यूएस हो गया है, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो दूसरा तीसरा गलत हो गया, तो करेक्ट केवल पहला, तो ए है, बी है इसका आंसर। देखिए, भारत का संविधान क्रमशः अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा में राज्यों की विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। पहला करेक्ट है। दूसरा तीसरा गलत है, क्योंकि संसद या राज्य की विधानसभाओं में धार्मिक अल्पसंख्यकों या समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। एनवायरमेंट इकोलॉजी का प्रश्न है ये। भारत में ग्रीन हाउस गैसों में ऊर्जा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। नाइट्रस ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तुलना में अधिक ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता है, और चीन के बाद जो भारत है वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश है। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, करंट से इसको जोड़ा गया है। देखिए, भारत में ग्रीन हाउस गैसों में ऊर्जा क्षेत्र का ही सबसे बड़ा योगदान है। पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। चूंकि पहला करेक्ट है तो बी वाले स्टेटमेंट को हटा दीजिए, क्योंकि उसमें दो नहीं, एक नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तुलना में अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है नाइट्रस ऑक्साइड में, ये भी सही है।
चीन के बाद अमेरिका है, अमेरिका के बाद भारत है, तो भारत तीसरा हो गया, दूसरा नहीं। तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। तो थर्ड को एलिमिनेट करो तो जरा, थर्ड से एलिमिनेट हो जाता पूरा सवाल ये। देखिए भारत में उच्चतम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ऊर्जा क्षेत्र से आता है 69%, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। इसके बाद कृषि क्षेत्र से, फिर औद्योगिक प्रक्रियाओं से। ग्लोबल वार्मिंग दक्षता, ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वातावरण में किसी भी ग्रीन हाउस गैस द्वारा अवशोषित गर्मी है, और गर्मी के एक गुणक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के समान द्रव्यमान द्वारा अवशोषित की जाएगी। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तुलना में जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसमें ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता अधिक है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, पहला वाला करेक्ट हो गया, तीसरा वाला इनकरेक्ट है क्योंकि चीन है सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, और भारत भी तीसरे पर पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा करेक्ट है? राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन 1 अक्टूबर 2018 को किया गया था, और इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 के तहत गठित किया गया था। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए हाल ही में राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने भारत के कॉरपोरेट के कुछ सेंसेक्स द्वारा भारतीय लेखा मानकों का पालन न किए जाने पर डांट लगाई है। और राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण के गठन की बात करें तो 1 अक्टूबर 2018 को किया गया, और इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 के तहत गठित किया गया था। कंपनी अधिनियम के सन याद रखिएगा, मैच करने के लिए पूछ लेता है। राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण इस बात की समीक्षा करता है कि कंपनियां अपना अकाउंटिंग भारतीय लेखा मानकों के मुताबिक कर रही हैं या नहीं। हाल ही में सुर्खियों में रहा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यूपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है इससे मैच करने के लिए। केरल का ये। तो केरल में स्थित एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को एक बार फिर से विजिटर्स के लिए खोल दिया गया है, और ये जो उद्यान है केरल के इडुक्की जिले में स्थित एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, और ये अभ्यारण्य लुप्तप्राय नीलगिरी ताहर और अन्य जानवरों पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही ये उद्यान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ट्रैकिंग ट्रेल्स के साथ ही मनोरम दृश्यों के लिए जाना जाता है, और इस अभ्यारण्य में लोग विशिष्ट नील कुरुंजी फूलों की खूबसूरती निहारने के लिए दूर दूर से आते हैं, और ये जो नील कुरुंजी फूल है वो 12 साल में एक बार खिलता है। कोप इंडिया नामक सेना अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? कोप इंडिया है भारत और फ्रांस के बीच, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। सॉरी, भारत और अमेरिका है भाई, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए कोप इंडिया भारत और अमेरिका की वायुसेना यानी एयर मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। इसे वर्ष 2004 से आयोजित किया जा रहा है, और इस बार भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच ये हुआ है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा एयरबेस पर, और 10 से 21 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है, और इसे कोप इंडिया अभ्यास 2023 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोप इंडिया के नाम से जाना जाता है। 23वां कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में, भारत के पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा एयरबेस पर 10 अप्रैल से 21 अप्रैल यानी अभी तक चल रहा है ये। और इसमें जापान जो है इस बार एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। आदित्य L1 से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है आदित्य L1 सूर्य का निरीक्षण करने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष मिशन है। दुनिया का पहला या भारत का पहला? देखिए दुनिया में तो पार्कर सोलर प्रोब भी गया नासा का, तो इससे तो पहला स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। अब पहले से एलिमिनेट करके आंसर मिल रहा है क्या? पूरा आधा मिल रहा है। इसे इसरो द्वारा PSLV एक्सेल का उपयोग करके L1 कक्षा में लॉन्च किया जाएगा, यानी जो सूर्य पृथ्वी प्रणाली का पहला लेग्रेंजिंग बिंदु है। और कुल मिलाकर आदित्य L1 में 7 पेलोड हैं, जिनमें से प्राथमिक और सबसे बड़ा पेलोड विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ है। देखिए पहला करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है, दूसरा तीसरा करेक्ट है, तो केवल बी है इसका आंसर। तो आदित्य L1 मिशन जो है सूर्य और सौर कोरोना का निरीक्षण करने के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है, ना कि दुनिया का। पहला वाला इनकरेक्ट है। दुनिया में तो हेलिओस-2 भी है और पार्कर सोलर प्रोब भी है। पार्कर सोलर प्रोब नासा का सूर्य का अध्ययन करने वाला अन्य अंतरिक्ष मिशन है।
और हेलियोरस 2 ये भी नासा और तत्कालीन पश्चिमी जर्मनी की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सौर जांच संयुक्त उद्यम था। देखिए आदित्य L1 की बात करें तो इसे इसरो के द्वारा PSLV एक्सेल का उपयोग करके L1 कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। दूसरा वाला सही है, तीसरा भी सही है, क्योंकि कुल मिलाकर आदित्य L1 में 7 पेलोड हैं, जिनमें से प्राथमिक और सबसे बड़ा पेलोड विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ है। हाल ही में शेंगेन सुर्खियों में रहा, क्या है ये? हरित शैवाल की एक प्रजाति, भारत का पहला ग्रीन स्टील वॉन्ड, या इसरो द्वारा बनाया गया एक नया टेलीस्कोप, या 27 यूरोपीय देशों का एक समूह। शेंगेन ये 27 यूरोपीय देशों का एक समूह, डी है इसका आंसर। देखिए शेंगन 27 यूरोपीय देशों का एक समूह है जिनमें आपसी देशों में मुफ्त आवाजाही है, ठीक है। और हाल ही में यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के राजदूतों ने एक नए प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य क्या है? वीज़ा आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल करना। और इसमें शेंगन स्टिकर को हटाकर उसकी जगह एक डिजिटल बार कोड इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि वीज़ा प्रक्रिया में होने वाली देरी को कम किया जा सके। और इस डिजिटल शेंगन वीज़ा से वैध यात्रियों के लिए आवेदन करना आसान हो जाएगा। तो शेंगन 27 यूरोपीय देशों का समूह है। यूपीएससी की फेवरेट है माइक्रोप्लास्टिक, 2 बार प्रश्न हुआ पिछले 7 वर्षों में। और पीसीएस ने भी पूछा है स्टेटमेंट बनाकर माइक्रोप्लास्टिक पे सवाल। माइक्रोप्लास्टिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह 5 मिलीमीटर से कम परिधि वाले प्लास्टिक होते हैं, 5 मिलीमीटर से कम। और पानी में घुला हुआ माइक्रोप्लास्टिक सी फूड के जरिए हम इंसानों तक पहुंच रहा है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए माइक्रोप्लास्टिक जो है वो 5 मिलीमीटर से कम परिधि में पाए जाते हैं। ये खासकर टूथपेस्ट, कपड़े, बॉडी क्रीम जैसे व्यक्तिगत देखभाल वाले उत्पाद वे औद्योगिक उपयोग में लाए जा रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक घर के सीवेज सिस्टम से होकर नदियों में और समुद्रों में और फिर वहाँ से सी फूड में पहुँच रहा है, और यहाँ से हम इंसानों के शरीर में फैल रहा है। हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर के महासागरों में लगभग 2 मिलियन मीट्रिक टन माइक्रोप्लास्टिक है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से पीएम स्वनिधि योजना की कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? यह रेडी पटरी वालों के लिए कोविड में शुरू की गई थी, अगर आपको याद हो तो। सिडबी कर रहा है इसके लिए कार्यान्वयन का काम। तो रेडी पटरी वालों की मदद करने के लिए 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की गई थी। और इस योजना के तहत रेडी पटरी वालों को 1 साल के लिए 10,000 रुपये तक का ऋण बिना किसी गारंटी के मिल सकता है। और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सिडबी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया है। देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष 23 मार्च तक 34.47 लाख रेडी पटरी वालों को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के 42.70 लाख ऋण वितरित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट ने हाल ही में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? सुपर दादी के नाम से विख्यात हुई हैं, 3 गोल्ड मेडल जीते इन्होंने, ठीक है। और 95 वर्ष की आयु है इनकी, और इनका नाम है भगवानी देवी डागर, ऑप्शन नंबर बी। तो पोलैंड में हुए वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में भगवानी देवी डागर ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। और 95 वर्ष की आयु में भगवानी ने पोलैंड में हुए विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में भारत के लिए 3 स्वर्ण पदक जीते। किस किस कैटेगरी में? 60 मीटर की रेस में, शॉर्ट पुट में और डिस्कस थ्रो में भारत के लिए 3 गोल्ड मेडल जीते सुपर दादी की एज से थोड़ा हल्का सा द्वंद्व है, कहीं 94 वर्ष लिखा है, कहीं 95 वर्ष लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हाल ही में सुर्खियों में रहे दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? देखिए इसे जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी के बीच बनाया गया है, और इसका निर्माण कोंकर रेलवे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया जा रहा है। और इस रेल ब्रिज की नदी तल से जो लंबाई है वो 500 मीटर है, और इस पुल को बनाने का लक्ष्य जम्मू कश्मीर घाटी में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। देखिए कभी भी एग्जैक्ट नंबर में आंसर अगर लिखा है तो वह हमेशा गलत ही होगा,
95% गलत होगा, तो गलत है सी। लगभग इसकी जो ऊंचाई है वो 350 मीटर है समुद्र तल से, यानी इसकी जो एग्जैक्ट ऊंचाई है वो 359 मीटर है। तो जम्मू कश्मीर में बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल का काम जो है अब लगभग पूरा हो चुका है। और आपको बता दें कि दुनिया का सबसे ऊंचा ये सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज है, जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में बक्कल और कौड़ी के बीच बनाया गया है। और इस ब्रिज का निर्माण किसने किया है? कोंकण रेलवे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया गया है। और इसकी अगर खासियतों की बात करें तो 1.3 किलोमीटर लंबा है ये, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर है नदी तल से। ठीक है, नदी तल से इसकी ऊंचाई कितनी? 359 मीटर। लंबाई कितनी? 1.3 किलोमीटर। और इसकी खासियतों की बात करें तो 8.8 तीव्रता वाले 8 रेक्टर स्केल पर 8 तीव्रता वाले भूकंप का इस पर कोई असर नहीं होगा। 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा को सहन कर सकता है ये। इसमें ब्लास्ट लोड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हुआ है, और इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है, जो कि वंदे भारत दौड़ती है और शताब्दी दौड़ती है। और इसकी लाइफ जो है 120 साल आंकी गई है। इस पुल को बनाने का लक्ष्य जम्मू कश्मीर घाटी में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है, मतलब चौथा वाला था विकल्प वो सही है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी दुर्लभ धातु हैं? दुर्लभ पृथ्वी धातु हैं, इनमें कौन कौन सी हैं दुर्लभ पृथ्वी धातु? लेंथेनम, सेरियम, यट्रियम, बेनेडियम। बेनेडियम नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है, तो 1 2 3 वाला ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, दुर्लभ पृथ्वी धातुएं अद्वितीय गुणों के साथ 17 तत्वों का एक समूह है, जिनमें उच्च चुंबकीय शक्ति होती है, ताप के प्रति प्रतिरोध होता है और विद्युत चालकता शामिल होती है। और इस समूह में लेंथेनम, सेरियम, प्रासोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमेथियम, यूरोपियम, और क्या है, गैडोलिनियम, टेरबियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्वियम, थुलियम, और येटेरवियम, ल्यूटियम, स्कैंडियम, यट्रियम। बेनेडियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट हैं, कौन सा इसमें सही होगा? निजी और सार्वजनिक अस्पतालों को इसे अपनाना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, देखिए निजी नहीं अपनाए, उनका मन मतलब स्वैच्छिक है, तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। जैसा कि इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना है, भारत के प्रत्येक नागरिक को अंततः इसका हिस्सा होना चाहिए, ये भी गलत है, स्वैच्छिक है। और देश भर में इसकी निर्बाध पोर्टेबिलिटी है, ये सही है। तो केवल तीसरा वाला करेक्ट है, बी है इसका आंसर। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में स्वास्थ्य सुविधा या संस्थान की भागीदारी स्वैच्छिक है, तो पहला वाला गलत। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में भागीदारी नागरिकों के लिए भी स्वैच्छिक है, तो दूसरा वाला गलत। तीसरा वाला करेक्ट है, यह पूरे देश में निर्बाध पोर्टेबिलिटी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नाटो संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, और हाल ही में फिनलैंड नाटो का 30वां सदस्य बना है। पहला वाला सही है, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी, और हाल ही में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना। 30 तो पहले थे ही, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। बना कौन? फिनलैंड। और कौन सा बना, कौन से नंबर का? 31वां। तो ए है इसका आंसर केवल। तो फिनलैंड जो है 4 अप्रैल को नाटो का 31वां सदस्य बना। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने इसकी पुष्टि की, और अभी तक जो है नाटो में केवल 30 ही मेंबर थे। फिनलैंड ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया था, और तुर्की की आपत्ति के कारण इसकी सदस्यता कई महीनों तक अटकी रही। रूस में सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के लिए यूरोपीय देशों और अमेरिका ने मिलकर एक सैन्य गठबंधन बनाया था, जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है। और इसका पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल
1949 को, और इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। तो 15 प्रश्न थे ये नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट PDF भी प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।